तो दोस्तों जैसा कि हमने सेक्शन 1 में देखा कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो जंगल डिसअपियर हो रहे हैं उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और हमने ये भी देखा कि इंडिया में यानी जो हमारे भारत में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके पीछे के रीजन क्या है। बहुत सारे रीजन हमने देखा कि जैसे कि जो रेलवे ट्रैक बिछाते हैं थे पहले, उसके नीचे क्या लगाते थे, लकड़ियाँ लगाते थे। ठीक है? तो इसके लिए यूज़ होता था, तब पेड़ों की कटाई होती थी। उसके बाद लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, फिर उसके बाद हमने देखा ब्रिटिशर्स थे, उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट है वे अनप्रोडक्टिव है। क्यों ना हम इसको प्रोडक्टिव बनाएँ, यानी इस पे कल्टीवेशन करें और उससे भी हमको थोड़ा रेवेन्यू मिले। ठीक है? जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया था कि एक ये चुट्टे थे, जहाँ से भी इनको ज़रा-सा चांस दिखता था पैसे कमाने का, ये तरीका यूज़ करते थे। और हमने देखा कि जब ये चुट्टे लोग अपने देश में, जब इनके देश के पूरा ओक का फॉरेस्ट खा गए, तो उसके बाद अपने एक्सपर्ट को इन्होंने कहाँ पे भेजा? इंडिया में भेजा कि जाओ वहाँ पे पता करो कि कौन-सी लकड़ियाँ हैं या कौन-सा पेड़ है जो कि हमारी शिप बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वहाँ से चुट्टे आते हैं कहाँ पे? इंडिया में। तो यहाँ पे इंडिया में इन्होंने पता लगाया कि इंडिया में हाँ, लकड़ियाँ सप्लाई की जाती है, जो साल जैसा, टीक जैसा जो पेड़, मतलब साल के पेड़, ये लोग क्या किए, अब यहाँ से लकड़ियाँ सप्लाई करना स्टार्ट कर दिए, कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है? तो अब हम सेक्शन 2 में देखते हैं। सेक्शन 2 क्या है? द राइज़ ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। कमर्शियल फॉरेस्ट्री से क्या समझते हैं? यानी कि ऐसे प्लांट्स की प्लांटिंग करना दोस्तों, यानी ऐसे ट्री की प्लांटिंग करना जिसको कि तैयार होने के बाद हम मार्केट में बेच सकें और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट्री ऐसे ही समझ लो, ठीक है? यही है। यानी कि ऐसे प्लांट्स की प्लांटिंग करना या ऐसे ऐसे पेड़ लगाना जिसकी लकड़ियाँ आप बेच के अर्न कर सकते हो प्रॉफिट मार्केट से। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा कि ब्रिटिशर्स को, जो अंग्रेज थे, उनको ज़रूरत थी जंगलों की, किस लिए? शिप्स बनाने के लिए और रेलवेज़ बनाने के लिए। यानी जंगल से ही लकड़ी आती, तो उनको जंगलों की ज़रूरत शिप और रेलवे बनाने के लिए थी। और बट जो अंग्रेज थे बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो जो फॉरेस्ट का यूज़ लोकल लोग, यानी लोकल समुदाय के जो लोग हैं, यानी जो फॉरेस्ट सोसाइटी है, वे लोग जो फॉरेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, और जो ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी हैं, जो कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, रेकलेस यानी कि अंधाधुंध अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, काट रहे हैं, उससे जंगल जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिस ब्रांडिस को इनवाइट करने का डिसीजन लिया। यानी उन्होंने डिसाइड किया जो जर्मन एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम था डिट्रिच ब्रांडिस, उनको इनवाइट करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। किसके सॉल्यूशन के लिए? कि जो जंगल है, इसको इंडिया में जो जंगल है उसको बचाया जा सके, ताकि ब्रिटिश की जो जरूरतें हैं उसे पूरी हो सके। ठीक है? तो इन्होंने डिसाइड किया, जो डिट्रिच ब्रांडिस थे, वे जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे, उनको इन्होंने इन्वाइट किया और इसकी एडवाइस के लिए उनको बुलाया। ठीक है? और उनको इन्होंने डिट्रिच ब्रांडिस को इंडिया के फॉरेस्ट का पहला इंस्पेक्टर जनरल बनाया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया इंडियन फॉरेस्ट का। ठीक है? तो दोस्तों ब्रांडिस को रियलाइज़ हुआ, जो ब्रिटिश ब्रांडिस थे उनको रियलाइज़ हुआ कि फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है? और लोगों को साइंस ऑफ कंजर्वेशन जो है कि ट्रेन करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। और इस सिस्टम के लिए लीगल सैंक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कानूनन मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? और जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस है दोस्तों, यानी जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है या जो रिसोर्सेस है, उसके यूज के बारे में, यानी उसके इस्तेमाल के बारे में भी रूल जो है कि फ्रेम करने पड़ेंगे। ये किसको रियलाइज हो रहा था? ब्रांडिस को, डिट्रिस ब्रांडिस को। और जो पेड़ काटे जा रहे हैं और जो उनकी ग्रेजिंग हो रही है, उसको रोकना पड़ेगा, ताकि जो फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व किया जा सके, इसके लिए टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है? और कोई भी पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ों को काटता हुआ पकड़ा गया विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम को फॉलो किए बिना ही उसको पनिशमेंट जो है कि देना पड़ेगा। ये सब रियलाइज किसको हो रहा था? डिट्रिच ब्रांडिस को, जो कि एक जर्मन एक्सपर्ट थे। इसलिए ब्रांडिस ने क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप किया। कब? 1864 में। 1864 में इन्होंने क्या किया? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है कि बनाया। और इन्होंने डिट्रिच ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1865 का था, यानी 1865 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, उसको फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का मदद किया। और इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया, कहाँ पे? देहरादून में 1906 में। ठीक है? जो वहाँ पे सिस्टम पढ़ाया जाता था दोस्तों, उसको क्या बोलते थे? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। बट आज के टाइम में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं, जो कि जिनका मानना है कि जो सिस्टम था ये एट ऑल साइंटिफिक था ही नहीं। मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से यह साइंटिफिक नहीं था।
इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, अब देखते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होता क्या है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं दोस्तों कि एक जो नेचुरल फॉरेस्ट होता है, यानी एक नेचुरल जो फॉरेस्ट होता है, यानी उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। उसमें हम क्या जानते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट में कई टाइप के डिफरेंट वैरायटी के क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अकॉर्डिंग उन डिफरेंट टाइप के पेड़ों को काट दिया जाता है और उनकी जगह पे केवल एक टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं स्ट्रेट रोज में, यानी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रोज में केवल एक टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रोज में। ये होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो स्ट्रेट रोज में जो पेड़ लगाए जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक लाइन में आपको दिख रहा है ना, पूरा एक एक लाइन से क्या था, एक पेड़ की मतलब एक टाइप का, मतलब कि सारे के सारे एक ही टाइप के पेड़ हैं। ये होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, इसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। जो जो अब क्या होता था, जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते थे वे जो फॉरेस्ट होता था उसका सर्वे करते थे और डिफरेंट टाइप के जो पेड़ थे उनका एरिया कितना है उसको एस्टिमेट करते थे। ठीक है, यानी कि अब मान लो कोई एक टाइप का पेड़ हो गया, उसका इतना एरिया, इतने एरिया में वो है, फिर दूसरे टाइप का इतने एरिया में फैला हो, तो इस एरिया को वो क्या करते थे, एस्टिमेट करते थे कि कितना एरिया है। और उसके बाद वर्किंग प्लान बनाते थे, किस लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और उसके बाद वे प्लानिंग करते थे कि हर साल कितना प्लांटेशन, इस प्लांटेशन का कितना पेड़ जो है काटा जाना है, यानी कितना प्लांटेशन काटा जाना है, यानी कि कितने पेड़ काटे जाएंगे एवरी ईयर। और जो एरिया दिया जाता था, मतलब कि अगर ये वाला पूरा प्लांट, इस एरिया के पूरे प्लांट जो रो में लगे थे सारे काट दिए गए, उसके बाद इनको रीप्लांटिंग किया जाता था। रीप्लांट किया जाता, फिर से पेड़ लगाए जाते थे, ताकि कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद फिर से यह रेडी हो जाए काटने के लिए। यानी कि कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, कॉमर्शियल यानी अब फॉरेस्ट को भी, छोटे फॉरेस्ट से भी पैसे निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। तो दोस्तों जो फॉरेस्ट एक्ट था, जो कि 1865 में क्या किया गया, इनेक्ट किया गया, उसके बाद इसे 2 बार अमेंड किया गया। अमेंड यानी कि उसमें बदलाव लाए गए, चेंजेस लाए गए। एक तो 1878 में, दूसरा कब, 1927 में, यानी 2 बार इसमें अमेंडमेंट लाए गए, एक 1878 में, दूसरा 1927 में। जो 1878 वाला एक्ट था, उसको, उसमें जो है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा विलेज फॉरेस्ट। और जितने भी बेस्ट फॉरेस्ट थे, जितने भी सबसे जो बेस्ट टाइप के जंगल थे, उनको रिजर्व फॉरेस्ट जो है कि घोषित कर दिया गया, यानी उनको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल डाल दिया गया। और इन रिजर्व फॉरेस्ट होते थे दोस्तों, उससे उसमें से मतलब ये अगर मान लो कोई एक फॉरेस्ट, इसको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में ला दिया गया, तो इस रिजर्व फॉरेस्ट से जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वह कुछ भी नहीं ले सकते थे, कोई भी लकड़ियां यहाँ से वे नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से वो नहीं ले सकते थे, चाहे उनके पर्सनल यूज के लिए ही क्यों ना हो, अपने खुद की यूज के लिए वो नहीं ले सकते थे, उनको अलाउ नहीं था। घर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए वे लकड़ियां कहाँ से ले सकते थे, प्रोटेक्टेड या विलेज फॉरेस्ट से। दो कैटेगरी बच्चे कौन से, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से, यहाँ से वे ले सकते थे। ठीक है, हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो फॉरेस्ट लॉ आया, इम्प्लीमेंट किया गया, इससे लोगों की जो लाइफ थी किस प्रकार से प्रभावित होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो फॉरेस्टर थे और जो विलेजर्स थे, यानी जो फॉरेस्ट में रहते थे और जो गांव में रहते थे, उनका बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था कि एक जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो किस प्रकार से दिखना चाहिए, यानी कैसा जंगल होना चाहिए। विलेजर्स एक ऐसा फॉरेस्ट चाहते थे जिसमें मिक्सचर हो, किसकी, बहुत सारी स्पीसीज की। ठीक है, बहुत सारी प्लांट्स की स्पीसीज का मिक्सचर हो, ताकि जो उनकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, उनकी जो डिफरेंट नीड्स हैं, उनकी जो जरूरतें हैं उससे क्या हो, पूरा हो सके। फ्यूल, फोडर, लीव्स। ठीक है, और जो दूसरी जगह हमने देखा, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था दोस्तों, वह क्या चाहता था, वह उस प्रकार के ट्रीज चाहता था जो कि सुटेबल थी, किसके लिए, फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज, जो कि सूटेबल थी शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए, यानी जो कि ज्यादा ड्यूरेबल और टिकाऊ थी। ठीक है, दे नीडेड ट्री दैट कुड प्रोवाइड हार्ड वुड। तो दोस्तों जो अंग्रेज थे उनको कैसा पेड़ चाहिए था, कैसे ट्री चाहिए होते, जो कि उनको हार्ड वुड यानी कठोर लकड़ियां प्रोवाइड कर सके, और जो कि टाल और स्ट्रेट हो, मतलब बहुत लंबा भी हो और सीधा हो। ठीक है, इसलिए जो पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे कि टीक और साल, इनको प्रमोट किया गया, इन प्लांट्स को प्रमोट किया गया, और अदर्स को क्या किया गया, काट दिया गया। जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, महुआ, महुआ का फ्रूट होता है जो कि येलो येलो विश का, आपको येलो विश दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये महुआ के यहाँ पे बून रहे हैं, मतलब महुआ जो है कि कलेक्ट कर रहे हैं, इससे ऑयल भी निकाला जाता है, इसको खाया भी जाता है। ठीक है, जिससे कि अल्कोहल भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों फॉरेस्ट एरियाज में पीपल यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो जो फॉरेस्ट एरियाज में लोग रहते थे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्रूट एंड ट्यूबर्स, बहुत सारी चीजों के लिए इनका इस्तेमाल करते थे,
जैसे कि जो फ्रूट और ट्यूबर होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है खाने के लिए, स्पेशली मानसून बिफोर ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि मानसून के टाइम में, जबकि हार्वेस्ट जो फसल है वो हार्वेस्टिंग होके घर ना आई हो, यानी कि फसल तैयार हो, उसको काट कर घर ना लाया गया हो। ठीक है? तो जो फ्रूट होते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रियस होते हैं। ठीक है? और जैसा कि हम जानते हैं जो हर्ब्स होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वुड का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जैसे कि यॉक और प्लव का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। अब बम्बू का इस्तेमाल यानी जिसको हम बांस हिंदी में बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? एक्सीलेंट फेंसेस, यानी कि घेरने के लिए, घेराई करने के लिए। गाँव में आपने देखा होगा लोग जो है कोई जानवर इनकी फसलों को नुकसान ना कर पाए तो वो क्या करते हैं? फेंसिंग कर देते हैं, यानी कि एक बाउंड्री मार देते हैं ताकि कोई एनिमल अंदर इंटर ना कर पाए और उनके फसल को जो है कि डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसलिए वो फेंसिंग करते हैं बम्बू से। ठीक है? और इसका इस्तेमाल कहाँ किस लिए किया जाता है? बास्केट और अम्ब्रेला बनाने के लिए। और ये ड्राइड स्कूट आउट गार्ड होता है, उसका इस्तेमाल हम पोर्टेबल वाटर बॉटल के रूप में भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें दोस्तों ना, तो हर चीज़ फॉरेस्ट में हर चीज़ हमको मिल सकता है, हर चीज़ अवेलेबल होता है। लीव्स को, जो पत्तियाँ होती हैं उनको एक साथ अगर हम स्टिच कर दें, यानी एक साथ बुन दें, तो वे उनको उनका इस्तेमाल हम डिस्पोजेबल प्लेट या कप बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, पहले के टाइम में क्या होता था, जो गाँव में कोई फंक्शन होता था ना, तो जो प्लेट आता था डिस्पोजेबल, यानी कि एक बार खाओ बस फेंक दो। अभी के टाइम में फाइबर के भी आते थे, एक टाइम खाओ बस फेंक दो, बट वो जो इनकी लीव्स के होते थे वो नॉर्मली गाँव के साइड में होते थे। शहरों में भी बहुत रेयर केस में होते थे। त तो धीरे-धीरे क्या एक चलन आया, एक होता है ना, एक टाइम आया कि लोग अब जो है कि प्लास्टिक का यूज़ करने लगे। तो प्लास्टिक का जब ये यूज़ कर रहे थे, तो पहले आया कि जो वीआईपी लोग थे, जो पैसे वाले थे, वे लोग लाए सिस्टम। उसके बाद धीरे-धीरे लोगों की एक मेंटालिटी हो गई कि जो गरीब हैं, वो जो है कि लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लीव्स वाले पत्तल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो वीआईपीज़ हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे-धीरे सब, अब सारे लोग, आपको पत्तल ये नॉर्मल वाला दिखेगा ही नहीं। बट कुछ टाइम बाद देखना, ये होता है ना टाइम साइकिल, कुछ टाइम बाद देखना ये पूरा जो प्रचलन है उल्टा हो जाएगा। कि जो प्लास्टिक वाला, जो प्लास्टिक का ये जो प्लेट है या ग्लास है, इसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इस्तेमाल बंद हो जाएगा तो सिर्फ जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, यही इसकी इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका? लीव्स वाले जो प्लेट्स हैं। ठीक है? अभी वीआईपी होटल में भी आप जाओ, जो आपको ए, खाने के जो डिस्पोजेबल प्लेट मिलते हैं, वे प्लेट जो है कि किसके रहते हैं? लीव्स के रहते हैं। तो धीरे-धीरे एक टाइम फिर आएगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जो सियादी है, सियादी का जो क्रीपर होता है, यानी जो क्रीपर जो जैसे पेड़ होता है ना, जैसे बरगद का पेड़ देखो ऐसे से लटका रहता है, तो सियादी का इस्तेमाल रोप्स बनाने के लिए भी किया जा सकता है। जो थॉर्नी बार्क होता है सेमूर का, सेमूर ट्री का, या थॉर्नी बार्क, यानी कि जो उसका कटीला बार्क होता है, छाल होती है, उसका इस्तेमाल हम ग्रेट वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए कर सकते हैं, यानी छीलने के लिए। जैसे कि जो महुआ ट्री होता है, उससे हम कुकिंग ऑयल, यानी कि कुकिंग करने के लिए और लैम्प को जलाने के लिए ऑयल निकाल सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों फॉरेस्ट एक्ट का जो एक्ट आया, उससे दोस्तों जो विलेजर्स थे, जो गाँव वाले थे, पूरे अक्रॉस द कंट्री उनको बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी, उनकी कठिनाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्ट के बाद जब यह एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, जो उनकी एवरीडे प्रैक्टिसेस थे, डेली के जो काम थे, लकड़ियाँ काटना अपने मतलब हाउसेस के लिए, घर बनाने के लिए, ग्रेजिंग, और उनके जो कैटल थे उनको ग्रेज़ करने के लिए, यानी उनको चराने के लिए, फ्रूट और रूट कलेक्ट करना, हंटिंग और फिशिंग, ये सारा क्या हो गया? इलीगल हो गया। यानी जो फॉरेस्ट एक्ट आया, इनके जो काम थे कि घरों के लिए वो लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे, कैटल को ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे, फ्रूट और रूट्स कलेक्ट करते थे, कहाँ से? फॉरेस्ट से। और हंटिंग और फिशिंग करते, ये फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद क्या हुआ? इलीगल हो गया। यानी कि अब बैन हो गया एक हिसाब से, मान लो कि गैर कानूनी। ठीक है? इलीगल यानी कि गैर कानूनी। अब लोग क्या हुए, जब इतना ज़्यादा, अब वही करता, मरता क्या नहीं करता, भूखे तो मरते नहीं, तो लोग मजबूर हो गए जंगलों से लकड़ियाँ चुराने के लिए। अब उनको मिल नहीं रहता था, व्यवसाय उतना था ना, ऑक्यूपेशन उतना था नहीं, रोज़गार उनके पास था नहीं, तो वो मजबूर हो गए लकड़ियाँ चुराने के लिए जंगल से। अगर उनको बाय द वे पकड़ लिया गया, किनके द्वारा? फॉरेस्ट के जो गार्ड होते थे, पकड़ लेते थे, तो अब वह इन पे डिपेंड करता था, फॉरेस्ट के गार्ड पे डिपेंड करता था, उनकी मर्ज़ी मर्ज़ी पे डिपेंड करता था कि वे इनसे क्या करते? ब्राइब माँगते और उनको छोड़ देते, या ब्राइब लेकर भी नहीं छोड़ते। ठीक है? तो यह फॉरेस्ट के गार्ड पे डिपेंड करता था। ओमन जो है कि जो कि फ्यूल वुड के लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करती थी, वो बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए दोस्तों। और अब क्या हुआ कि जो पुलिस कांस्टेबल थे,
पुलिस कांस्टेबल और जो फॉरेस्ट गार्ड थे वे क्या करते, अब वे लोगों से फ्री का फूड डिमांड करते थे। फ्री का फूड डिमांड करना लोगों से और उनको हरास करना यह कॉमन हो गया किसके लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए और पुलिस कांस्टेबल के लिए, यानी कि फ्री फ्री का खाना डिमांड करते थे और उनको परेशान करते थे। यह चीज जो है कॉमन हो गई। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन? अब हम देखते हैं जो फॉरेस्ट रूल था दोस्तों वह कल्टीवेशन को किस प्रकार से अफेक्ट किया। तो दोस्तों जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म था उसका एक जो मेजर इम्पैक्ट था वह किस पे पड़ा, वह शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्वीडन एग्रीकल्चर पे पड़ा। यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रथा थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखा था कि क्या होता है कि रोटेशन वाइज क्या करते थे, मूव करते थे। अभी हम आगे देखते हैं कि फसल काटते थे, वहां पे मतलब पेड़ पौधे काट देते थे, जला देते थे, फिर वहां पे कुछ साल खेती करते, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दिस, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या था, ये एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था जो कि एशिया और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट्स में किया जाता था। इसके बहुत सारे लोकल नेम थे, जैसे लेडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया में इसको इसका क्या नाम था, लेडिंग था। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में, चिटमैन और तावी इन अफ्रीका, अफ्रीका में चिटमैन या तावी बोला जाता था, और श्रीलंका में चेना बोला जाता था। ठीक है, अब इंडिया में देखो, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने नाम नहीं थे उससे ज्यादा नाम अपने इंडिया में थे। क्यों? क्योंकि अपना इंडिया तो है भी क्या, डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी लैंग्वेज के लोग थे। तो जितना ओवरऑल वर्ल्ड में इसका नाम नहीं था उससे ज्यादा इंडिया में था। जैसे धया, पिंडा, बिवार, नेवार, झूम, पोडू, खंडर एंड कुमरी, ये सारे क्या थे, लोकल टर्म्स थे स्वीडन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। तो दोस्तों अब देखते हैं कि ये स्वीडन एग्रीकल्चर जो था, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, ये होता क्या था, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या किया जाता है दोस्तों, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है। मतलब एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, ये मान लो बड़ा सा फॉरेस्ट है, इसमें कुछ पार्ट को काट दिया जाएगा एक बार, इसको यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उसको काट दिया जाएगा, उसके बाद बर्न यानी कि जला दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इसको काट कर इसको जला दिया जाता था, और उसके बाद क्या किया जाता था कि सीड्स जो थे, यानी जो बीज थे, जो दाने थे, इन पे स्कैटर कर दिए जाते थे एशेस में, यानी जो राख होती थी उस पे ही दान जो बीज थे उनको छीट दिया जाता था। ठीक है, यानी जो सीड्स थे उनको स्कैटर कर दिया जाता था। आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन्स, कब किया जाता है, जब मानसून आता था, मानसून के बाद जो पहली बारिश आती थी तब उस पे बीज को स्कैटर कर दिया जाता था जो सीड्स थे, और उसके बाद इस क्रॉप को, उसके बाद कुछ नहीं किया जाता था, इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता था कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, समझना इस चीज को, यानी कि ये चीज रोटेशन है, एक चीज रोटेशन वाइज होता था। पहले यहाँ पे होता था, फिर कुछ टाइम बाद या 1 से 2 साल खेती करते थे, छोड़ देते थे, फिर यहाँ पे करते थे, फिर सेम चीज छोड़ देते थे, फिर यहाँ पे एक रोटेशन वाइज होता था। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में देखा कि क्या होता है, फॉरेस्ट के कुछ पार्ट को काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, फिर जो उनकी एसेस होती है, यानी जो राख होती है, उसमें मानसून की पहली बारिश के बाद जो सीड्स होते हैं उस राख में उनको स्कैटर कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, छिड़क दिया जाता है। उसके बाद अक्टूबर से नवंबर के बीच में हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। अब बात आती है कि कैसे ग्रो कैसे होता था, तो जो वो नेचुरल बारिश, यानी जो भी मानसून सीजन की जो बारिश आती थी उसी से वो ग्रो होता था, बाकी कुछ उसकी अलग से इरिगेशन नहीं किया जाता था। तो इस टाइप के जो प्लॉट होते थे दोस्तों, उस पे 1 से 2 साल तक खेती होती थी, उसको उसके बाद उसको 12 से 18 साल के लिए फॉलो छोड़ दिया जाता। फॉलो द सेंस, फॉलो का मतलब प्रति छोड़ देना, मतलब उस पर कोई खेती नहीं कर दिया जाता था, उसको छोड़ दिया जाता था। क्यों? ताकि उस पर फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो सके और फिर से हम यही चीज कर सके रोटेशन वाइज। ठीक है, और एक बात और थी कि ये जो प्लॉट्स थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, इसमें मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, मतलब कई टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। जैसे सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स और मैन्योक, जो कि ब्राजील में, और लैटिन अमेरिका के अदर पार्ट्स में मेज और बीन्स जो है कि यहाँ पे ग्रो किया जाता था। ठीक है, तो जो यूरोपियन फॉरेस्टर थे उनका मानना था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो यह शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, यह फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल है, या फॉरेस्ट के लिए ठीक नहीं, जंगलों के लिए ठीक नहीं है। उनका मानना था कि जिस जिस लैंड पे कुछ सालों के लिए कल्टीवेशन कर दिया जाए, वह लैंड जो है कि रेलवे के लिए टिम्बर वाला पेड़ ग्रो नहीं किया कर सकता। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में 1 से 2 साल के लिए मान लो यहाँ पे खेती हुई, इनका मानना था क्योंकि इस पे कुछ सालों के लिए खेती कर दी गई, कल्टीवेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो रेलवे के लिए जो टिम्बर की जरूरत है, जिन पेड़ों की जरूरत है, उनको ग्रो नहीं किया जा सकता। ये जो कौन थे, जो चुट्टे थे, यानी जो यूरोपियन फॉरेस्टर थे, उनका मानना था।
जब एक फॉरेस्ट को जलाया जाता था, तो कहीं न कहीं एक डर था ना, एक तो बात से एक डर था कि यह फ्लेम जो है फैल जाए, स्प्रेड हो जाए और बाकी जो वैल्यूएबल टिम्बर हैं, जो वैल्यूएबल और पेड़ हैं, वे भी जलने लगे। तो दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन से एक प्रॉब्लम और आती थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो गवर्नमेंट थी वो टैक्सेस कैलकुलेट नहीं कर पाती थी। यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से टैक्सेस क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाती? अब टैक्सेस वो एक एरिया का टैक्सेस को कैलकुलेट करती थी। इस एरिया का पूरा एस्टिमेट था उनके पास। बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कभी यहाँ पे खेती हुआ, कभी यहाँ पे हुआ, कभी यहाँ पे चले गए, तो इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने का डिसीजन लिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या किया? बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारी कम्युनिटीज जो है कि मजबूरन डिस्प्लेस हो गई अपने घरों से, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे। फॉरेस्ट में जिनके घर थे वहां से वो डिस्प्लेस हो जाते, चले जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर देते हैं, और जबकि बहुत सारे लोग थे लार्ज और स्मॉल रिबेलियन करते हैं, बड़ा और छोटा विद्रोह। जैसे कि आपको याद होगा बिरसा मुंडा की स्टोरी। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था, फॉरेस्ट की। ठीक है। हु कुड हंट? अब देखते हैं दोस्तों, जो फॉरेस्ट एक्ट आया, ठीक है, जब वो इम्प्लीमेंट किया गया उसके बाद हंटिंग कौन कर सकता, शिकार कौन कर सकता था? जो न्यू फॉरेस्ट लॉ था उसने चेंज कर दिया, क्या? लाइफ्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी लाइफ को चेंज कर दिया दूसरे वे में द सेंस कि फॉरेस्ट लॉ के आने से पहले बहुत सारे लोग जो कि जंगलों में रहते थे या जंगलों के नियर बाई एरिया में रहते थे, वे कैसे सर्वाइव करते थे? डियर, पैट्रेस और बहुत सारी वैरायटी के जो स्मॉल एनिमल्स थे उनकी हंटिंग करके, उनका शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते थे, अपनी जिंदगी जीते थे। अब यह जो फॉरेस्ट लॉ आया ये सब बंद हो गया, तो जो यह कस्टमरी प्रैक्टिस यानी जो कि बहुत पहले से उनके पूर्वज करते चले आते हैं, जो कस्टमरी प्रैक्टिस थी वह जो है कि बंद हो जाती है फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यानी फॉरेस्ट लॉ के आने के बाद इसको बैन कर दिया जाता है, इस पे रोक लग जाता है। अब जो लोग हंटिंग करते हुए पकड़े जाते थे उनको पनिश किया जाता था, किसके लिए? पोचिंग के लिए। ठीक है, इलीगल पोचिंग के लिए, यानी कि एनिमल की, जिसको बोलते हैं तस्करी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव्ड पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट। जबकि हमने देखा जो फॉरेस्ट लॉ था लोगों को जो उनका कस्टमरी राइट था, जो कि बहुत पहले से चला आ रहा था, जो कि उनका अधिकार था हंटिंग का, उसको डिप्राइव कर दिया जाता है, उनसे छीन लिया जाता है। बट ये किस लिए होता था? स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग के लिए था। समझना इस चीज को, मतलब ये लोग स्मॉल एनिमल के लिए चुटके इतने थे कि स्मॉल एनिमल को की हंटिंग इन्होंने बैन कर दिया। उसको बोला इनका जो अधिकार था, जो जंगल में लोग रहते थे, जो आसपास के लोग रहते थे, उसको बैन कर दिया कि आप ये तुम जो सारे लोग जो है कि ये लोग नहीं, ये सब शिकार नहीं कर सकते। बट जो हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट, यानी बिग गेम द सेंस बड़े एनिमल का शिकार जो एक स्पोर्ट हो गया, यानी बड़ा एनिमल का शिकार, जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, फिर भेड़िया हो गया, इनका शिकार एक गेम बन गया। ठीक है। इंडिया में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी पेंटिंग्स हमको मिली हैं कि जो इंडिया में टाइगर और बड़े एनिमल्स का जो हंटिंग है वो एक कल्चरल पार्ट रहा है, कोर्ट और नॉबिलिटी का कई सेंचुरीज थे। यानी जो मुगल थे, वो जो राजा महाराजा थे, आप देखिए बहुत सारी हमको पेंटिंग्स मिली हैं, उसमें दिखाया गया वे लोग इंजॉय करते हैं शिकार करते हुए। तो एक इंडिया का एक जो है कि कोर्ट और नॉबिलिटी का जो है कि कल्चरल पार्ट रहा है बड़े एनिमल का शिकार। ठीक है। जैसा कि बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स हमको बताती हैं कि जो प्रिंसेस थे और एम्परर थे किस प्रकार से हंटिंग वो एंजॉय कर रहे थे। ठीक है। बट कॉलोनियल रूल में क्या हुआ दोस्तों, यह जो हंटिंग का स्केल था इतना ज्यादा उस एक्सटेंट तक इंक्रीज हो गया, उस एक्सटेंट तक चला गया कि बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारे एनिमल की स्पीसीज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट इन द सेंस विलुप्त हो जाना, मतलब रेयर केस में रहना। ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिश थे वे लार्ज एनिमल्स को एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, प्रिमिटिव और सेवेज सोसाइटी मानते थे, यानी जंगली मानते थे, जो कि बर्बर होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, और सेवेज सोसाइटी मानते थे वे किसको? लार्ज एनिमल्स को। उनका मानना था कि बाइक की, उनका मानना क्या था? अब जैसे कि आप, जैसे कुछ भी हो, वो लोग रूल कर रहे थे किस पे? इंडिया पे। तो उनको कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था कि अब होता है ना कि जब हम ज्यादा किसी को परेशान करेंगे, कोई एक टाइम आएगा कि ये ऊपर वाला हमला कर देगा या रिबिल कर देगा, विद्रोह कर देगा। तो अब इनको बताते क्या? जो मासूम जनता थी हमारी इंडिया की, उनको क्या बताते? तो वे क्या बताते थे, उनका मानना था, लोगों को बताते थे कि बड़े जो एनिमल्स हैं उनको हम क्यों मार रहे हैं? हम इसलिए मार रहे हैं ताकि हम इंडिया को सिविलाइज कर सके।
ठीक है, वे ये बोलते थे, उनका मानना था कि हम बड़े एनिमल्स को मार के इंडिया को क्या करेंगे, सिविलाइज करेंगे। और वे क्या करते थे, बड़े एनिमल्स जैसे कि टाइगर हुआ, वोल्फ हो गए यानी भेड़िया, और अदर जो एनिमल्स होते थे, उनको मारने के लिए लोगों को अवार्ड देते थे। ठीक है, अवार्ड दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। और किस ग्राउंड पे दिया जाता था, बोला ये जाता था कि ये जो एनिमल्स हैं, यानी जो टाइगर हैं, जो वॉल्फ हैं, जो अदर बड़े एनिमल्स हैं, ये कल्टीवेटर्स के लिए क्या है, खतरा बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखा, एक चुट्टा यहाँ पे खड़ा है, देख सकते हो कि कितने एनिमल, कितने टाइगर्स को कितने मार दिया है। काउंट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 9, 8 से 9 टाइगर्स ने मारा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये मारे जाते थे बड़े एनिमल्स। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो पीरियड था 1875 से 1925, यानी 1875 से 1975 के बीच में, रिवार्ड के लिए यानी पुरस्कार के लिए 80,000 से ज्यादा टाइगर, 1.5 लाख लेपर्ड, 2 लाख वुल्फ को मारा गया। अब सोचो ना, 80,000 से ज्यादा टाइगर मारे गए, 1,50,000 लेपर्ड मारे गए, और 2 लाख वुल्फ मारे गए यानी भेड़िए मारे गए। धीरे धीरे जो टाइगर थे दोस्तों, उनको एज ए स्पोर्टिंग ट्रॉफी देखा जाने लगा। अब जैसे सरगुजा के जो महाराजा थे, उन्होंने अकेले ही 1,157 टाइगर मारा था, 1,157 टाइगर्स को इन्होंने मारा था, और 2,000 लेपर्ड यानी 2,000 लेपर्ड को मारा था। कब तक? केवल 1957 तक इतने लोगों को इन्होंने मारा था। ठीक है, एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम था जॉर्ज जूल, उसने उस चुट्टे ने 400 टाइगर्स को अकेले मारा था, 400 टाइगर्स को। ठीक है, तो दोस्तों इनिशियली क्या किया गया, स्टार्टिंग बहुत कुछ एरियाज फॉरेस्ट के रिजर्व कर दिए गए हंटिंग के लिए, कि यहाँ पे जो लोग हैं हंटिंग कर सकते हैं। बट कुछ टाइम बाद बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे और कंजर्वेटर थे, उन्होंने लोगों से बोलना शुरू किया, मतलब गवर्नमेंट से आग्रह किया कि ये जो सारी स्पेसीज हैं, इनको हमें मारने की जरूरत नहीं है, इनको बचाने की जरूरत है, इन सारी स्पेसीज को, क्योंकि ये सारी जो स्पेसीज थी ये डिसअपियर हो रही थी, एक्सटिंक्ट हो रही थी। ठीक है, न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। अब देखेंगे कि जो फॉरेस्ट लाया उसे नए नए ट्रेड किस प्रकार से आए, नए नए एम्प्लॉयमेंट क्या लोगों को मिला, नई सर्विसेज क्या मिली। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि जब फॉरेस्ट का कंट्रोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथों में चला गया, यानी जंगलों का कंट्रोल जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके हाथों में चला गया, हमने देखा लोगों का नुकसान ही हुआ बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे वेज में। बट कुछ लोगों को बेनिफिट भी हुआ, किससे? जो ट्रेड से यानी कि व्यापार से जो बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज आई, उससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ यानी फायदा हुआ। ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी जो कि पहले क्या करती थी, हमने जैसे देखा कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करती थी या हंटिंग करती थी, उन्होंने क्या किया, अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ दिया और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करने लगे, यानी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसका उसका व्यापार करने लगे। ठीक है, यह केवल इंडिया में ही नहीं हुआ है, अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ, यानी पूरे वर्ल्ड में हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वाइल द ग्रोविंग डिमांड फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी में, कब? मिड 19th सेंचुरी में जब रबर का डिमांड बहुत तेज हो गया, यानी रबर का डिमांड ग्रो होने लगा, जो मुंदुरुकु लोग थे, कहाँ के? ब्राजीलियन अमेजोन के, जो कि कहाँ पे रहते थे? विलेजेस में रहते थे, हाई ग्राउंड पे रहते थे, जो कि पहले क्या करते थे, मैन्यू कल्टीवेशन करते थे, मैन्यू की खेती करते थे। अब वे क्या करने लगे कि वे लैटेक्स कलेक्ट करने लगे रबर ट्री से, किस लिए? ट्रेडर्स को सप्लाई करने के लिए। समझना इस चीज को, इन्होंने अपना व्यवसाय जो था, ऑक्यूपेशन था, उसको चेंज कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि जो मिड 19th सेंचुरी में रबर का डिमांड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको जरूरत पड़ रही है, उनको सप्लाई करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लैटेक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, किससे? रबर ट्री से, और उनको सप्लाई करने लगे। ये कौन थे? ये मुंदुरुकु लोग थे, जो कि ब्राजील अमेजोन के लोग थे, जो कि विलेजेस में हाई ग्राउंड पे रहते थे। ठीक है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या किए दोस्तों, ये लोग हाई ग्राउंड से नीचे चले आए और ट्रेडिंग पोस्ट बनाकर रहने लगे, और कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट हो गए, किस पे निर्भर हो गए? ट्रेडर्स पे निर्भर हो गए, व्यापारियों पे। ठीक है, और जैसा कि इंडिया में दोस्तों जो ट्रेड है फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का व्यापार जो है कि कोई नया नहीं है। मिडिवल टाइम पीरियड से ही हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जो आदिवासी कम्युनिटीज जो है कि ट्रेडिंग करती थी, किसकी? एलिफेंट की, अदर गुड्स जैसे कि हाइड हो गया, हॉर्न, सिल्क कोकून्स, इवोरी इवोरी यानी कि हाथी दांत। ठीक है, बम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स, रेसिन, इन सब की वो क्या करते थे, जो आदिवासी कम्युनिटी के लोग थे, ट्रेडिंग करते थे, किसके थ्रू? नोमैडिक कम्युनिटी जैसे कि बंजारास,
इनके थ्रू जो है कि क्या करते थे, व्यापार करते थे। ये मिडिवल टाइम से, यानी कि कोई ये नया नहीं था इंडिया में हमारे स्पेशली। जो ब्रिटिश आए दोस्तों, ट्रेड कंप्लीटली किसके द्वारा, हाँ अंतर क्या था कि अब जब ब्रिटिश आ गए, ट्रेड तब भी हो रहा था, पहले भी हो रहा था, बट इसमें क्या हुआ कि ट्रेड जो था कंप्लीटली किसके हाथों में चला गया, गवर्नमेंट के हाथों में चला गया। यानी ट्रेड पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स बुलाए, उनको सोल राइट दे दिया ट्रेड करने के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट में पर्टिकुलर एरिया का। अब समझना इस चीज को, यानी कि अब मान लो ये कोई एक फॉरेस्ट है, ठीक है, ये इसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे इतना है, कुछ प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे इतना है। तो जो यूरोपियन कंपनी जाए, बड़ी बड़ी फर्म आई, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन चुट्टों ने किया क्या कि जो बड़ी बड़ी फर्म थे उनसे पैसे लिए, उनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया, ये एरिया दे दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ट्रेड करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, जैसे कि लकड़ियां हो गई या अदर जो लेटेक्स कुछ भी मान लो, अदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उसका सोल राइट दे दिया ब्रिटिश जो यूरोपियन फर्म्स थे। यानी यूरोपियन फर्म से कुछ पैसे लिए चुट्टों ने और उनको यहाँ पे दे दिया कि जो सोल राइट है, सोल राइट मतलब कि यहाँ पे इनके अलावा, किनके अलावा, ये जो यूरोपियन फर्म्स थी, मान लो कोई ये यक्स यूरोपियन फर्म्स थी, यक्स यूरोपियन फर्म्स के अलावा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता, इस एरिया में कोई जो है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट था उसको कलेक्ट नहीं कर सकता। मान लो यहाँ पे उन्होंने वाई, जो दूसरी यूरोपियन फर्म कंपनी थी, जो यूरोपियन फर्म थी, उसको दिया, जिसका नाम था वाई। अब यहाँ पे वाई के अलावा कोई ट्रेड नहीं कर सकता था किसमें, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट के हाथ से कोई कलेक्ट नहीं कर सकता था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ब्रिटिश के आने के बाद जो ट्रेड का कंट्रोल था, जो व्यापार कंट्रोल कंप्लीटली किसके द्वारा रेगुलेट होने लगा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी, बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स थी, उनको सोल राइट दे दिए, किसके लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ट्रेड करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज के। ठीक है, और जो ग्रेजिंग और हंटिंग था, ग्रेजिंग यानी जो लोग अपने कैटल्स को ले जाते थे चराने के लिए, और जो शिकार जो करते थे अपना गुजारा करने के लिए, उस लोकल लोगों के द्वारा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। तो दोस्तों इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ग्रेजिंग और हंटिंग को रोक लगा दिया गया, उसको बैन कर दिया गया। तो बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट नोमैडिक कम्युनिटीज थी, नोमैडिक समुदाय थे, कहाँ के, मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए, कि जैसे कुरावा, कराचा, युरुकुला, ये सारे लोग अपना लाइवलीहुड जो है कि खो देते हैं। और दोस्तों उनमें से कुछ समुदाय के लोग थे जिनको कि क्रिमिनल ट्राइब बोला जाने लगा। ठीक है, तो वे मजबूर हो गए, वे बेचारे जो ट्राइब, जिनको क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता है, मजबूर हो गए, वे क्या करते थे, फैक्ट्रीज में, माइन में और प्लांटेशन में गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करने पे मजबूर हो गए। यानी गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज करती थी, उनपे उनपे निगरानी रखती थी। ठीक है, देखो, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव वेल बीइंग फॉर द पीपल। यानी नई अपॉर्चुनिटीज आई, इसका मतलब नहीं कि लोगों का जो वेल बीइंग होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि जो नई नई अपॉर्चुनिटीज आई, बट हमेशा नहीं होता, कभी हो जाता है कि हाँ लोगों का जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है सुधर जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता जो वेल बीइंग हमेशा जो है इम्प्रूव्ड हो। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि जो आसाम में टी प्लांटेशन था, कहाँ पे, आसाम में, आसाम में जो टी प्लांटेशन था, उसके लिए क्या किया गया कि जो जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, यानी जो फॉरेस्ट समुदाय के लोग थे, जैसे संथाल, ओरांस, जो कि झारखंड की फॉरेस्ट कम्युनिटी थी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के जो गोंड कम्युनिटी के लोग थे, इनको रिक्रूट कर लिया गया, कहाँ पे, आसाम के टी प्लांटेशन थे उसमें काम करने के लिए। ठीक है, उनके जो वेजेस थे बहुत ज्यादा लॉस थी, और कंडीशन ऑफ वर्क जो था बहुत ज्यादा, बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब था। ठीक है, they could not return easily to their home villages from where they had been recruited। तो दोस्तों उनको उनके गांव से ला के वहां पे रिक्रूट किया गया, वहां पे उनको मतलब काम मिल गया, बट उनके लिए यह बिल्कुल आसान नहीं था कि वह अपने होम विलेज पे वापस आ सके। ठीक है, जो उनका होम, जो जहाँ पे उनका घर था, वहां पे वापस आना उनके लिए आसान नहीं था।